Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 15th of July 2024. तो गाइज आज है तारीख 15 जुलाई 2024 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है चांगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। डेली बेसिस पे हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो आज का क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर बात हो रही है एक टर्म के बारे में जिसका नाम है हनीबल डायरेक्टिव। ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। इस टर्म को किस चीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये कोई एनवायरमेंटल कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी है अमेजन रेन फॉरेस्ट में, यानी पर्यावरण को बचाने की कोई रणनीति है ये। या ऑप्शन नंबर बी, क्या ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इजराइल का। या ऑप्शन नंबर सी, क्या ये स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन गाइडलाइंस हैं नासा के थ्रू जो लाई गई हैं। या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये इकोनॉमिक सैंक्शंस पॉलिसी है यूरोपियन यूनियन की। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, कल पूरे दुनिया भर में लगातार इस खबर की चर्चाएं हो रही थी। इवन आज का द हिंदू न्यूज़पेपर जो आपको आपके सामने नज़र आ रहा है, उसके पेज नंबर 1 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है। और केवल पेज नंबर 1 ही नहीं, पेज नंबर 5, पेज नंबर 14, ऐसे बहुत सारे और भी पेजेस पर इन आर्टिकल्स को एक्सप्लेन किया गया है। तो ये पूरा मामला क्या चल रहा है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, बात है यहाँ पर साल 2024 की। साल 2024 हम भारतीयों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा। क्यों? क्योंकि हमने अब की बार लोकसभा के इलेक्शंस को देखा, ठीक है, चुनाव वगैरह हुए, प्रधानमंत्री बनकर आए। अब यही साल 2024 दोस्तों अमेरिका के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारण वही सेम है कि अमेरिका में भी दोस्तों इस बार नवंबर के महीने में जो इलेक्शंस हैं वो होने वाले हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। कौन अमेरिका का प्रेसिडेंट बनकर आएगा अब की बार, वो हमको नवंबर के इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जैसा सभी जगह पे होता है, इलेक्शन से पहले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो जगह जगह पर रैली कर रहे होते हैं, स्पीचेस दे रहे होते हैं। तो वैसे ही दोस्तों यहाँ पे यूएस का एक स्टेट है जिसका नाम है पेंसिल्वेनिया। यहाँ पे यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते यहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग हो गई। और फायरिंग अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का एक लक था कि बच गए। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी इधर उधर अगर गोली होती तो इस समय पर डोनाल्ड ट्रंप जीवित ना होते। ये फ़ोटो देखो दोस्तों, ये फ़ोटो कल इतना ज़्यादा वायरल हुआ है ट्विटर पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इवन इलॉन मस्क ने शेयर किया और भी कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स लगातार इस फोटो को शेयर कर रहे हैं। और ये फ़ोटो ये भी दर्शाता है कि आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं यूएसए के वो डोनाल्ड ट्रंप ही होने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको नज़र आएगा तो जो फायरिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में, वो गोली बहुत ज़्यादा करीब से निकल कर गई और सीधा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के कान पर लगी। ये आप देख पाएंगे। अगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाती, कहने का मतलब है अगर 1 इंच का भी फ़र्क हो जाता इधर उधर, अगर ये गोली हो जाती दोस्तों, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की जो डेथ है वो निश्चित थी। इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये बेसिकली यहाँ पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट था। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को मारने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन उसको वो सरवाइव कर गए। अब होता यह है दोस्तों कि वो जो अटैकर है उसने एक बंदूक का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है AR-15 स्टाइल सेमी ऑटोमिक राइफल। इसका यूज़ किया था उस शूटर ने। शॉकिंग बात यह है कि जो शूटर है जिसने यहाँ पर ये गोली चलाई थी वो केवल 20 साल का एक व्यक्ति है जिसका नाम है थॉमस मैथ्यू। ये वो पर्सन आपको सामने स्क्रीन पर नजर आएगा।
यही वो थॉमस मैथ्यू है जिसने यहाँ पर ये गोली चलाई है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पकड़ा गया या इसको मार दिया गया। तो दोस्तों, आपने अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे से फॉलो किया है, स्पेशली कल के दिन में, तो आपने इसके फ़ोटोज़ देखे होंगे। बहुत ही भयानक, मतलब दिखा भी नहीं सकता, इतने ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। क्योंकि जैसे यहाँ पर इसने गोली चलाई थी, डोनाल्ड ट्रंप के कान के पास से गई या कान पे लगी, उसके तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप के जो स्नाइपर्स हैं उन्होंने इस व्यक्ति को मार दिया, इस थॉमस मैथ्यू को। अब होता यह है दोस्तों कि इस अटैक के बाद में दुनिया भर के लीडर्स, स्पेशली यूरोप के लीडर्स भी अगर आप देख पाएंगे तो लगातार इस असैसिनेशन अटेम्प्ट को कंडेम करते हैं, इसकी निंदा करते हैं। इवन पीएम मोदी ने भी यहाँ पर इसकी निंदा की है कि जो ये पॉलिटिकल वायलेंस है इसकी हमारी सोसाइटी में कहीं भी जगह नहीं हो सकती, ये बहुत घातक है। फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन उतर कर आए, जर्मनी चांसलर ओलाफ स्कॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, यूरोपियन कमीशन की जो यहाँ पर लीडर हैं प्रेसिडेंट उर्सुला, ये आपको नजर आएंगी। ये सब इंपॉर्टेंट लीडर्स निकल कर आए जिन्होंने लगातार निंदा की है इस अटेम्प्ट की, कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक और एक गंदा स्टेप होता है हमारे पॉलिटिक्स के अंदर में। ये आप देख पाओगे दोस्तों, ये पुलिस स्नाइपर है, ये डोनाल्ड ट्रंप की स्नाइपर्स हैं। और कुछ और चीज़ें भी बताई जा रही तो काफ़ी शॉकिंग है, वो शॉकिंग चीज़ें क्या भी बताऊंगा आपको। लेकिन ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, ये फोटो दर्शाता है कि आने वाले समय पर डोनाल्ड ट्रंप वापस से प्रेसिडेंट बनकर आने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे यहाँ पर इनको गोली लगी, ये नीचे झुके, वापस से जब उठ कर आए ना, बहुत तगड़ा अग्रेशन यहाँ पर इन्होंने दिखाया। फाइट फाइट करके यहाँ पर ये चिल्लाने लगे। लोग भी आसपास का आप देख पाओगे तो लगातार सपोर्ट में आ गए, सब में एक एक्साइटमेंट भरकर आया। तो कहने का मतलब है कि ये जो असैसिनेशन अटैम्प्ट था, इस असैसिनेशन अटैम्प्ट से डोनाल्ड ट्रंप को हीरो बना दिया गया। ये इस समय पर हीरो बन चुके हैं। कल जिस तरीके से यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं इनकी, तो अब अगर कुछ वोटर्स ऐसे होंगे यूएसए के अंदर में जो अगर सोच रहे हो कि डोनाल्ड ट्रंप या बाइडन के बीच में हम वोट दें या ना दें किसी को, तो स्लाइटली यहाँ पे दोस्तों इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ ऐसे भी होंगे जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को वोट आने वाले समय पर देने वाले हैं, क्योंकि कई सारे और भी अमेरिका के पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट में आ चुके हैं इस पर्टिकुलर असैसिनेशन अटेम्प्ट के केस में। अब ये कहाँ पे हुआ पूरा मामला, ये तो मैंने आपको बता दिया। एक बार लोकेशन देख लें कि सिचुएशन क्या चल रही थी और कैसे इसको प्लान किया गया। ये देखिए दोस्तों, ये पेंसिल्वेनिया के अंदर में जो जगह है, यहीं पर पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है वो देखने को मिलेगा। ये ट्रंप की पोजीशन थी, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आपको देखने को मिलेंगे। ये सब क्राउड है जो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच को सुन रहा है। और शूटर कहाँ पे है दोस्तों? तो शूटर को अगर आप देख पाएंगे तो ट्रंप से थोड़ी सी दूरी पर, ये दूसरे उसके ऊपर रूफ पे आप देख पाओगे तो यहाँ पर ये शूटर बैठा हुआ है। ठीक है, अब होता यह है कि ये तो शूटर ठीक है, दिख रहा है, और दिख रहा है किसको है? डोनाल्ड ट्रंप के स्नाइपर्स को। क्योंकि आपको पता है जहाँ पर भी इस प्रकार के पॉलिटिकल लीडर्स स्पीचेस देते हैं अपने साथ में स्नाइपर्स रखते हैं। पीएम मोदी के पास में भी, हर एक पॉलिटिकल लीडर के पास में भी होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे दोस्तों, तो ये स्नाइपर्स बैठे थे ऊपर, चेक कर रहे थे कि हाँ कोई अटैक तो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में। इनको दिख रहा है और बाकायदा इन्होंने अपनी जो गन है दोस्तों वो पॉइंट कर रखी है शूटर की तरफ। लेकिन ये पता नहीं किस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई जब ये अटैक करेगा तो उसके बाद ही हम मारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, इस शूटर ने अटैक किया, इसने गोली चलाई। अब जब गोली जैसी चलाई दोस्तों, स्नाइपर ने सीधा यहाँ पर कह सकते हो कि इसको ख़त्म कर दिया। इतनी गोलियाँ चलाई। इसी वजह से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो 20 साल का व्यक्ति है ना, इसकी कुछ डिस्टर्बिंग इमेजेस लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चल रही हैं आज के समय पर। तो ये पूरा का पूरा इशू यूएसए के अंदर देखने को मिला, जिसकी वजह से इस तरीके से चर्चाएं आज के समय पर हो रही हैं। आगे आते हैं। फिर दोस्तों पेज नंबर 12 के ऊपर अगर आप देख पाओगे, दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आती हैं। एक हमारा जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलिवेंट होने वाली है। दूसरा जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ और जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम इसी को डिस्कस करेंगे, क्या मैटर है ज़रा इसको समझिएगा। हुआ यह है, गुजरात के अंदर में कई सारी कोल माइंस हैं। कोल माइन यानी कि कोयले की खदान, और कई सारी इलीगल कोल माइंस भी हैं जहाँ पे अवैध तरीके से खदानों में काम किया जाता है। कुछ लीडर्स होते हैं आसपास के उस एरिया के, उसमें से कोई खदानों में से किसी को हायर करके मज़दूरों को रख के उसमें से कोयला निकलवा लेते हैं और फिर उससे ही पैसा अर्न करते हैं। तो ऐसे इलीगल तरीके से बहुत सारी कोल माइंस भी आपको गुजरात में नज़र आएंगी दोस्तों, जबकि हज़ारों कोल माइंस इलीगल जो काम कर रही थी उनको बंद भी करवाया गया। तो रिसेंटली यहाँ पर ऐसा केस नज़र आया, और मैं आपको बताऊँ इस साल का ये चौथा ऐसा केस है, 4th ऐसा इंसिडेंट
जहाँ पे कुछ लोगों की जान गई है। किसकी वजह से? एस्फाइसिएशन की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से, दम घुटने की वजह से। तो वो कोल माइंस में काम कर रहे थे, 3 व्यक्तियों की डेथ हो चुकी है दोस्तों गुजरात के अंदर में, इस वजह से ये चर्चाओं में है। अब क्या है मैटर, आइए जानते हैं। 3 लेबर्स हैं, एस्फाइसिएशन की वजह से इनकी डेथ हुई और बताया गया है कि ये इलीगल कोल माइन में काम कर रहे थे, जो गुजरात के अंदर में सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लोकेटेड है। और इस साल का ये चौथा ऐसा इंसिडेंट है, मतलब पहले इंसिडेंट से हम कुछ सीख नहीं रहे। ऐसे पहले भी कई सारे इंसिडेंट हो चुके हैं जहाँ पे कुछ लोगों की जान जा चुकी है। तो अभी बताया जा रहा है ये सिचुएशन काफ़ी घातक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो कोयला निकाला जा रहा है इन कोल माइन से, इसको फ्यूल फैक्ट्री में इस्तेमाल कर लिया जाता है स्टेट में, वहीं पे गुजरात में या आसपास के एरियाज़ में। तो लेबर्स का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। तो जितने भी लोग इसमें शामिल थे, बताया गया रहा है 4 लोगों के अगेंस्ट में यहाँ पर ये जो केस इसको रजिस्टर किया गया है। और जो ये FIR फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो दोस्तों यहाँ पर फाइल की गई है, इसमें मेंशन किया गया है कि जो एक्यूज्ड हैं, जो बेसिकली आज के समय पर इसके ज़िम्मेदार हैं, उनकी गलती यह है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से सेफ्टी इक्विपमेंट्स इनको प्रोवाइड नहीं करवाए। भाई जब आपने इन खदानों में उनको उतारा है काम करने के लिए, तो उनको प्रॉपर इक्विपमेंट तो दे सकते हो ना, या उनको आपने केवल मरने के लिए छोड़ दिया। तो हुआ यही, माइन के अंदर में जो जहरीली गैस थी वो रिलीज़ हुई और उस जहरीली गैस को यहाँ पर ये व्यक्ति इनहेल कर गए, अंदर चले गई उनके बॉडी में, और अंदर जाने के बाद में उनकी डेथ हो गई। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ऐसे कई सारे केसेस हो रहे हैं। मेंशन किया जा रहा है, वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बताया है कि गुजरात में एक स्पेशल मूवमेंट भी ऐसे माइनिंग ऑपरेशंस के अगेंस्ट में लॉन्च किया गया था। और ऐसा मूवमेंट लॉन्च हुआ दोस्तों जिसकी वजह से लगभग 2000 से भी ज़्यादा या 2100 से भी ज़्यादा ऐसी जो माइंस है दोस्तों, इनको बंद किया गया था, जो इलीगल तरीके से काम कर रही थी। लेकिन अभी भी इनमें से कुछ काम कर रही हैं, कुछ ओपन है, या कुछ दोबारा से खुल गई, चुपके काम कर रही हैं। वही यहाँ पर इलीगल कहलाया जाएगा कि भाई लॉज के अगेंस्ट में काम कर रही हैं। तो ऐसे ही माइंस में से ये केसेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। सोर्सेज का यहाँ पर कहना यह है कि जो ये अनरेगुलेटेड कोल माइंस हैं, ऐसी खदानें जिनके ऊपर कोई पर्टिकुलर रेगुलेशन नहीं है, ये एक वर्कर्स के लिए यहाँ पर डेथ ट्रैप बन चुका है। लोगों की सबसे ज़्यादा मृत्यु ऐसी ही खदानों में हो रही है जिनको केवल एक दिन का 500 से 700 रुपया दिया जा रहा है काम करने के लिए, और एक गड्ढे में 80 से 100 फीट के गड्ढे में उतार दिया जाता है। और यहाँ पे उनसे बोला जाता है कि जेलेटिन स्टिक, ध्यान रखिएगा कौन सी, जेलेटिन स्टिक का वो यूज़ करते हैं ब्लास्ट करने के लिए, क्योंकि ब्लास्ट नहीं करोगे तब तक कोयला निकालेंगे कहाँ से, है ना। खदान में ब्लास्टिंग की जाती है ताकि फूटे वो और उसमें से कोयला निकाल के बाहर निकाला जा सके। तो जब वो करते हैं तो ये प्रोसेस को अपनाते हैं तो उसमें से टॉक्सिक गैस रिलीज़ होती हैं, और जैसी टॉक्सिक गैस रिलीज़ होगी वो उनके इंसानों की बॉडी में जाएगी, जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, उससे यहाँ पर उनकी डेथ हो रही है। तो वो यहाँ पर मेन रीज़न बताया गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये पर्टिकुलर आर्टिकल अच्छे से समझ में आ चुका है कि आखिरकार जो ये न्यूज़ है, जो ये खबर है, वो एग्जैक्टली क्या चल रही है। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग बात करते हैं तो आपको कुछ और बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जो एस्फाइसिएशन का टर्म है ये क्या है, इससे रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ भी चर्चाओं में रहती हैं, वो क्या है, थोड़ा कोल के बारे में बात करेंगे, थोड़ा रेलिवेंट एस्पेक्ट ज़रा देखते हैं। तो अब आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पीछे का बैकग्राउंड डेटा। तो ये एस्फिक्सिएशन दोस्तों है क्या, ज़रा इसको सुनिएगा। तो एस्फिक्सिएशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग में इश्यूज़ आने लगते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो सांस कहाँ से लेंगे, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो एस्फिक्सिया है, इसकी वजह से कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपोक्सिया जैसी दिक्कतें भी होनी शुरू हो जाती हैं। हाइपोक्सिया वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे बॉडी के जो इंपॉर्टेंट टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और ये जो एस्फाइक्सिया है या कह सकते हैं एस्फिक्सिएशन है, इसकी वजह से एक इंसान कोमा में जा सकता है, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही है, पूरी तरह से उसका ब्रेन भी चोक हो चुका है, फिर बाद में उसकी डेथ भी हो जाती है। तो एक टर्म तो एस्फिक्सिएशन हो गया। 2 टर्म्स और देखने को मिलती हैं जो न्यूज़ में अक्सर रहती हैं, वो है एक हाइपोक्सिया और दूसरी है एनोक्सिया। इन दोनों का मतलब क्या है, ज़रा ये भी समझिए दोस्तों। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पर पहुंच जाए तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोक्सिया। और जब ऑक्सीजन कम होते होते, अभी तो केवल लो लेवल पर पहुंची है, थोड़ी बहुत मिल रही है लेकिन अभी लो लेवल पर आ चुकी है, तो वो है हाइपोक्सिया। लेकिन कम होते होते अगर वो 0 पर आ जाएगी, ख़त्म ऑक्सीजन, तो दोस्तों वो कंडीशन कहलाती है एनोक्सिया। और एनोक्सिया तब होता है जब हमारा बॉडी या जो हमारा दिमाग है
वो कंप्लीटली सारी ऑक्सीजन सप्लाई को खो देता है, फिर उसके बाद एक इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ध्यान रखिएगा इन तीनों टर्म्स के बीच का क्या फ़र्क हो सकता है ना। क्वेश्चन ये है, अभी बात हो रही है कोल के बारे में, कोल माइंस के बारे में। तो कोल के बारे में हमने डिस्कस किया, गुजरात के अंदर जो कोल माइंस है वहाँ पर ये सारा इशू है। जो कोयला है दोस्तों, आपको पता होगा एक ऐसा प्रकार का फॉसिल फ्यूल है जो कि हमें एक सेडिमेंट्री रॉक, एक चट्टान के फॉर्म में मिलता है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कोयला, सभी को पता है भैया, जलाएंगे तो इससे हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है। आज जलाकर ही हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, या स्टीम इंजन्स के अंदर में, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी इस कोयले का यूज़ हो रहा है। और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली बनाते हैं कोयला जलाकर, उस बिजली को बोलते हैं थर्मल पावर। करंट समय पर दुनिया में जो कोयले के सबसे बड़े उत्पादक हैं, सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स की जब हम लोग बात करते हैं, तो उसमें दोस्तों कई सारी कंट्रीज़ हैं। चाइना है, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड इंडिया भी आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फिर बात आती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली भारत की, तो भारत में कोयले का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा। भारत में कई सारी जगह पर कोयले की खदानें नज़र आती हैं दोस्तों। इंडिया में जो कोयला है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक गोंडवाना कोल फील्ड्स वाला और दूसरा टर्शरी कोल फील्ड्स वाला। गोंडवाना कोल फील्ड्स के अंदर में वो वाला कोयला पाया जाता है दोस्तों जो बहुत पुराना है, 250 मिलियन साल पुराना है। टर्शरी कोल फील्ड्स में लगभग 15 से 60 मिलियन साल पुराना वाला कोयला यहाँ पर पाया जाता है। जब बात करते हैं गोंडवाना कोल फील्ड्स की, तो यही वाला कोयला सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास में रिजर्व्स हैं, कोयले के भंडार है, उसमें से सबसे ज़्यादा गोंडवाना वाला ही प्रेजेंट है। समझ गए, एक अच्छी क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का ये वाला कोयला माना जाता है। ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो अगर आप देख पाएंगे दामोदर के अंदर में, वेस्ट बंगाल, झारखंड में। फिर बात आती है महानदी, छत्तीसगढ़, ओडिशा में। देन गोदावरी, महाराष्ट्र में। देन नर्मदा वैलीज़। ये वो पर्टिकुलर प्लेसेस है जहाँ पर गोंडवाना वाला जो कोयला है वो आपको नजर आएगा। फिर एक होता है दूसरा टर्शरी कोल फील्ड, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। टर्शरी वाला जो कोल फील्ड है दोस्तों, इसमें जो कार्बन कॉन्टेंट है ये बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें मॉइस्चर और सल्फर जैसी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। अब टर्शरी वाला जो कोल फील्ड है ये ज़्यादातर आपके एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में लोकेटेड है ना। ये वाली जो खदानें हैं ज़्यादातर हमारी जो स्पेशली सदर्न स्टेट्स आपको नज़र आएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा पेनिनसुलर रीजन में आपका असम आ गया, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए, जम्मू कश्मीर, हिमालयन फुटहिल्स हो गया, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और फिर केरला हो गया। ये सभी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर ये टर्शरी वाली कोल फील्ड्स हमको देखने को मिलती हैं। अब जो दोस्तों कोयला इंडिया में पाया जाता है ना, उसको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। कोयले के 4 प्रकार हैं। अब वो 4 प्रकार ये डिफाइन करते हैं सबसे बढ़िया क्वालिटी का कौन सा कोयला है। और आपको पता होगा दोस्तों, सबसे अच्छा कोयला वही होता है जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा प्रेजेंट होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ज़्यादा हाई एनर्जी को वो प्रोड्यूस करेगा। और अगर कार्बन कंटेंट कम होगा तो उतनी लो एनर्जी लगेगी। मतलब कार्बन कंटेंट कम है किसी कोयले में तो आपको ज़्यादा कोयला जलाना पड़ेगा, थोड़ी मात्रा में एनर्जी मिलेगी। और कार्बन कंटेंट ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा कोयला जलाओगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बस खाली ये फ़र्क है। अब क्लासिफिकेशन की जब बात करते हैं तो एक तो होता है एंथ्रासाइट वाला कोयला। जो एंथ्रासाइट है या टॉप नॉच क्वालिटी का होता है, इसमें 80 से लेकर 95% कार्बन कंटेंट प्रेजेंट होता है और ये थोड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। फिर आता है बिटुमिनस। एंथ्रासाइट के बाद दूसरा जो टॉप नॉच क्वालिटी का कोयला होता है वो बिटुमिनस है। इसमें भी कार्बन कंटेंट कुछ ज़्यादा कम नहीं है, 60 से 80% पाया जाता है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ये बिटुमिनस वाला कोयला पाया जाता है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिटुमिनस ही मिलेगा। फिर लिग्नाइट है, इसमें 40 to 55% कार्बन कंटेंट होता है, इसमें नमी वगैरह ज़्यादा होती है। ये वाला कोयला असम के लखीमपुर, फिर तमिलनाडु, देन राजस्थान में पाया जाता है। फिर एक होता है पीट, इसमें कार्बन कंटेंट 40% से भी ज़्यादा कम होता है। तो ये यहाँ पर दोस्तों कोयले के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बेसिक डेटा है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस बनते रहते हैं। आगे आते हैं, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे भी आपने देखा आर्टिकल डिस्कस किया, आर्टिकल के पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा था, ऐसे ही आपको बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करवाए जाएंगे जिसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा होगा। वो सभी डेटा आपको एक PDF में कंपाइल करके दिया जाएगा, एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, यानी रेडीमेड प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स आपके तैयार हो जाते हैं डेली बेसिस पे। और ये जो ग्रुप है दोस्तों, इसमें जो PDF मिलते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, तो दोनों माध्यम के जो एस्पिरेंट हैं उनकी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात, इस ग्रुप में आपका सारा का सारा कंटेंट सिक्योर रहता है,
कहने का मतलब है करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली नोट्स के लिए। आपने एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ा, नहीं पढ़ा, वीडियो देखा, नहीं देखा, नोट्स आपके डेली अपलोड हो रहे हैं। बस करना क्या है, वीडियो मॉर्निंग में अच्छे से देख लो, फिर रात में सोने से पहले एक बार उस पीडीएफ को रिवाइज कर लो। करंट अफेयर्स का आपका बढ़िया तरीके से काम होगा दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फ़ी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे व्हाट्सएप पर जाना, एक आपको नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का अगर आप मैसेज कर देंगे दोस्तों, आपको रिप्लाई मिलेगा और वहाँ पर पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा। उससे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ दोस्तों यह है कि आपके पास में एक और ऑप्शन है डेमो वीडियो का। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, ग्रुप अंदर से कैसा दिखाई दे रहा है, हमको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। कंप्लीट तरीके से पहले सेटिस्फाई हो जाना, अपने आप को संतुष्ट करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बाकी मेक श्योर करना यार, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर देना। 5000 लाइक्स का टारगेट है अपना। फिर आते हैं दोस्तों पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, जिसको जीएस पेपर नंबर 1 हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। बाकी बराबर वाला एक आर्टिकल भी आपको नजर आएगा, बट इसके अंदर कुछ काम की चीज़ नहीं है। आईएएस पूजा खेड़कर का पूरा जो सिचुएशन है वो समझाया गया है। लग्जरी कार इस्तेमाल कर रही थी, उस लग्जरी कार को जो पुणे की पुलिस है उसने जब्त कर लिया है ना, कि भाई आप ये कार वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। वैसे इनका पूरा केस मैंने समझाया हुआ है, 2 दिन पहले ही चर्चाएं में है। फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके यूपीएससी में सिलेक्शन लिया है ना, तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की गई हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आते हैं कुछ काम की चीज़ के ऊपर में। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कुछ दिनों पहले जगन्नाथ टेम्पल चर्चाओं में था, आपको ध्यान होगा, है ना, कि और हमने ये भी डिस्कस किया था जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी के अंदर में, इसको 46 साल बाद इसकी जो ट्रेजरी है वो ओपन की जा रही है, जिसको बोला जा रहा है रत्न भंडार, जिसमें बहुत सारे सोना चांदी भरा हुआ है। और ये ट्रेजरी लंबे समय से ओपन नहीं की गई है, बताया जा रहा है ना, 46 साल बाद ओपन करने की बात की गई थी, जिसको ओपन किया गया और अभी ओपन हो चुकी है दोस्तों, जिस वजह से चर्चा में है। और बताया गया है इस रत्न भंडार के अंदर में लगभग 128.38 केजी गोल्ड पाया गया है और 221.53 केजी सिल्वर, 128 किलोग्राम सोना, 221 किलोग्राम चांदी। और इनके ऑर्नामेंट्स बने हुए, आभूषण बने हुए हैं दोस्तों, जो कई सारे राजाओं ने और कई सारे लोगों ने यहाँ पर कह सकते हैं कि ऑफर किए हैं वहाँ पे डीटीज़ को, लॉर्ड जगन्नाथ जी को, उनके भाई बालभद्र जी को, सुभद्रा जी को। तो इनको यहाँ पे दोस्तों ये ऑफर किए गए हैं। इतिहास में कई सारे ऑर्नामेंट्स वो सब यहाँ पे जमा करके रखे गए हैं रत्न भंडार के अंदर में। तो रत्न भंडार को भी 2 भाग में बांटा गया है। रत्न भंडार का एक है इनर चैम्बर और एक है आउटर चैम्बर। तो बताया गया है कि जितने भी आभूषण आउटर चैम्बर में हैं उन सबको एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर में शिफ्ट कर दिया गया है, जो कि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लोकेटेड है। फिर आगे देखेंगे क्या होगा, कहाँ पर इसको रखा जाएगा। ये कुछ फ़ोटोज़ वगैरह आपको यहाँ पे नजर आएंगे दोस्तों। तो 46 साल बाद जो ये लड़ाई थी, जो कंट्रोवर्सीज थी रत्न भंडार को लेकर, वो फाइनली यहाँ पर अभी ओपन कर दिया गया है रत्न भंडार। कल संडे था, कल ही दोस्तों इस भंडार को ओपन किया गया और बताया गया है कि दोनों ही चैम्बर्स ओपन कर दिए गए थे, है ना, क्योंकि इनर वाला जो चैम्बर है, अंदर वाला जो चैम्बर है रत्न भंडार का, उस पर लॉक लगा था, वो खुल भी नहीं रहा था। इस चक्कर में उसको तोड़कर ओपन किया गया। फिर जो ऑर्नामेंट्स हैं आउटर चैम्बर के, उसको भी यहाँ पर दोस्तों टेम्पररी स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर में रखा गया है। जैसे मैंने आपको टेम्पररी बेसिस पर एक सही जगह पर सिक्योरिटी के साथ में रखा गया है। और इसमें क्या क्या मिला है रत्न भंडार में, कितना कितना क्वांटिटी में गोल्ड और सिल्वर मिला है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस चैम्बर के अंदर जितनी भी ज्वेलरी है, जितने भी आभूषण हैं, वो हमारे देवी देवताओं के लिए हैं। स्पेशली हम लोग लॉर्ड जगन्नाथ जी की बात कर रहे हैं, लॉर्ड बालभद्र की बात कर रहे हैं, देवी सुभद्रा की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज़ में आया दोस्तों। अब देखिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल से कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकें। इस आर्टिकल में से यानी करंट इशू में से अगर कुछ डायरेक्टली पूछा जाएगा तो आपसे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जगन्नाथ टेम्पल का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड हिस्ट्री पूछी जा सकती है। तो चलिए बात करते हैं टेम्पल के बारे में, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक रेलिवेंट है। और आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे टेम्पल्स को लेकर यूपीएससी पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, एग्जैक्टली उनकी लोकेशन डायरेक्टली पूछी गई हैं। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है, ओडिशा के पुरी वाले रीजन में। और टेम्पल का रत्न भंडार क्या है वो मैं आपको बता ही चुका हूँ।
रत्न भंडार में प्रीशियस ऑर्नामेंट्स आभूषण रखे हुए हैं जो कि लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र और गॉडेस सुभद्रा को डेडिकेट करे गए हैं। जितने भी आभूषण हैं दोस्तों, इनको जितने भी भक्त हैं देवताओं के, उसके अलावा हमारे पुराने जो राजा थे, उन सब ने मिलकर यहाँ पर ये सब डोनेट किया है ना। उसके बेसिस पर इतना सारा आभूषण इकट्ठा हो पाया है। रत्न भंडार का स्ट्रक्चर समझा ही चुका हूँ। इसमें 2 चैम्बर्स हैं, इनर चैम्बर और आउटर चैम्बर। जो इनर चैम्बर है उसको लगभग पिछले 38 सालों से खोला नहीं गया है। आउटर चैम्बर वैसे खुलता रहता है बार बार, और इसमें से जब जब कोई फेस्टिवल आता है, जब जब कुछ नए रिचुअल्स आते हैं, है ना, तब तब यहाँ पे इसमें से ऑर्नामेंट्स निकाले भी जाते हैं। लेकिन जो भीतर वाला भंडार था, इनर चैम्बर, इसको अभी ओपन किया गया कई सालों बाद, 46 साल बाद लगभग। तो अभी इसको ओपन करने की क्यों बात की गई थी, क्यों यहाँ पर डिमांड हो रही थी, और क्या यहाँ पे करंट इश्यूज़ हैं? क्योंकि दोस्तों डिमांड ये हो रही थी कि इस रत्न भंडार को खोला जाए, जो खोल दिया गया कल। खोलने के पीछे का रीज़न यह है क्योंकि इस रत्न भंडार की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। लोग बता रहे हैं कि इसके इनर चैम्बर की जो दीवारें हैं वो क्रैक खा चुकी हैं, दीवालों में क्रैक्स पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से डर है कि वो दीवारें गिर जाएंगी। और जैसी गिरी वैसे दोस्तों यहाँ पे जो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आभूषण है, ऑर्नामेंट्स है, वो सब बेकार हो जाएगा जो उसमें स्टोर करके रखा गया है। इसी वजह से इसको खोलने की यहाँ पर बात की गई थी। आई होप आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, रत्न भंडार का इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हो, वो हमारे कह सकते हैं ऑर्नामेंट्स का एक प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों को साइड में करो। अब आती है एक और बहुत रेलिवेंट चीज़, जगन्नाथ मंदिर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो रिसेंटली हमने कवर भी किया है। कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा तो हेल्प मिल जाएगी। जगन्नाथ टेम्पल का लोकेशन बता ही चुका हूँ, ओडिशा के अंदर पुरी वाले रीजन में। डिटीज़ की बात करेंगे तो ये टेम्पल लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्र एंड देवी सुभद्रा को डेडिकेट किया गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, तो इस मंदिर का जो फाउंडेशन है दोस्तों वो 12वीं सेंचुरी में रखा गया था, और ये हिंदुओं की एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साइट है। आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करेंगे क्योंकि दोस्तों अगर हम देखें इतिहास, तो जो मंदिर बनाए जाते थे वो अपने अंदर में ही एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाए जाते थे। अलग अलग स्टाइल थे। नागरा स्टाइल आपने सुना होगा, वैसे दोस्तों कलिंगा स्टाइल भी एक प्रकार का स्टाइल है जिस स्टाइल में टेम्पल्स का स्ट्रक्चर हुआ करता था। कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यहाँ पर शिखर और बहुत ही ज़्यादा गहरी करके नक्काशियाँ बनाई जाती थीं। अगर मैं आपको एक प्रकार से फ़ोटो दिखाऊं तो ये है दोस्तों कलिंगा आर्किटेक्चर। कलिंगा आर्किटेक्चर में जो मंदिर बनाए जाते थे उसमें मेन मंदिर इस तरीके से पीछे हुआ करता है, जिसमें गर्भगृह होता है। गर्भगृह समझ रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम वो प्लेस है जहाँ पर हमारे मेन डीटी को बैठाया जाता है, मेन देवी देवता जिनको डेडिकेट किया गया है वो मंदिर, उनकी मूर्ति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यह है गर्भगृह, ठीक है, ये मेन श्राइन है दोस्तों। उसके अलावा आप आएंगे तो ये कम्युनिटीज़ हॉल हैं जिसको पीढ़ा दियोला बोलते हैं। फिर आगे आप देख पाएंगे तो उसको बोलते हैं खाखरा दियोला। तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से टेम्पल्स को बनाया जाता है कलिंगा आर्किटेक्चर स्टाइल में। और हमारा ओडिशा वाला पुरी का जो ये टेम्पल है वो कैसा है, वो लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल इसी तरीके से दोस्तों बनाया हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, पीछे हमारा मेन मंदिर। तो ये स्टाइल ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। चलिए फिर आगे क्या बात थी, एक सेकंड। हिस्टोरिकल, इसका इतिहास वगैरह हमने समझ लिया। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जो मेन मंदिर का स्ट्रक्चर है इसको देवला बोला जाता है। ठीक है, जहाँ पर सैंक्टम सैंक्टोरम देखने को मिलेगा, जहाँ पे मेन डीटी रखे गए हैं। बाकी इस मंदिर के आसपास का सराउंडिंग कॉम्प्लेक्स अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो उस कॉम्प्लेक्स में काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई हैं जिसका नाम दिया गया है मेघनाथ पचेरी। और यहीं पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो रिचुअल्स और कई सारे फेस्टिवल्स भी होते हैं इस मंदिर से रिलेटेड। अपनी रिसेंटली आपने रथ यात्रा देखी, शैरियट फेस्टिवल, एक सबसे फेमस फेस्टिवल है दोस्तों। लाखों की भीड़ यहाँ पे जमा होती है, सब मिलकर यहाँ पर वो बड़े साइज़ का जो रथ होता है उसको खींचते हैं यहाँ पर पुरी की गलियों में। ये रथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया भर से कई सारे लोग आते हैं इस रथ यात्रा को देखने के लिए। फिर बात आती है डेली रिचुअल्स की, तो यहाँ पे कई सारे और भी रिचुअल्स हो गए, है ना, भोग लगाना, खाने का भोग लगता है, आरती होती है और कई सारी सेवा होती हैं डीटीज़ की, वो सब परफॉर्म की जाती है ना। इस मंदिर का यानी लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल की जब हम लोग बात करते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास में है, तो ये जो मंदिर है ये कम्प्लीटली मैनेज किया जाता है एक बॉडी के माध्यम से जिसका नाम है श्री जगन्नाथ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी कस्टोडियनशिप किसके पास में है,
यानी कौन इसकी सुरक्षा कर रहा है, कौन इस मंदिर को हमेशा बचाने का ध्यान रख रहा है, प्रोटेक्शन कर रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहा है। तो वो सब काम करने के लिए दोस्तों हमारे पास में बॉडी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस मंदिर को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये हो गया हमारा बेसिक फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे आते हैं ना दोस्तों, अब आते हैं पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 बेसिकली हमारा एडिटोरियल वाला पेज है। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन में दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, जहाँ पे राइटर हैं किंगशुक सारकर, फैकल्टी मेंबर है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के। अब इनका नाम वगैरह ध्यान नहीं रखना है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को इनसे थोड़ा हट कर ही बात करेंगे, थोड़ा डाइवर्सिफाई करके हम डिस्कशन करेंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना, आज का जो मेंस क्वेश्चन है, डेली मेंस क्वेश्चन, वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो अच्छे से हर एक चीज़ को सुनना है। ये बात कर रहे हैं कर्नाटका के गिग वर्कर्स बिल के बारे में। तो कर्नाटका की सरकार रिसेंटली गिग वर्कर बिल लेकर आई। तो वो बिल है क्या, कैसे काम कर रहा है और उस बिल में क्या क्या समस्याएं हैं, वो भी यहाँ पर राइटर ने एक्सप्लेन किए हैं। तो पहले तो हम यहाँ पे इस वाले एडिटोरियल को कवर करेंगे अच्छे से। फिर दूसरा एडिटोरियल इसी के बगल में है दोस्तों, पेज नंबर 6 पर ही प्रेजेंट है, जहाँ पर बात हो रही है भारत और नेपाल के बारे में। इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। नेपाल की सरकार पलट चुकी है और वापस से KP शर्मा ओली यहाँ पर नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। KP शर्मा ओली का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना ये भारत के लिए चिंताजनक विषय बन चुका है। ये भारत के लिए चिंताजनक विषय क्यों बन चुका है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, वो भी दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने इस वाले एडिटोरियल से, जहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं कर्नाटका गिग वर्कर्स बिल के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं आपको केवल आर्टिकल पढ़ा दूँ, आप एडिटोरियल ऐसे में यहाँ पर केवल पढ़ाता चले जाऊँ और आप सुन लो और चले जाओ, उसके बाद इसका कोई फ़ायदा होगा ये बताओ? हर एक आर्टिकल में ऐसा कर सकता हूँ, और ऐसे तो न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत जल्दी अपलोड होगा। आर्टिकल उठाया भाई, PPT में लगाया, एक्सप्लेन कर दिया, काम खत्म, यहाँ पर लो भाई ये समझ लिया। इसके पीछे के प्रॉपर डेटा इसमें से निकालना पड़ता है यार, ये पॉइंट्स काम के हैं, तो आपकी यहाँ पे हेल्प हो जाती है, प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं, आपके जो घंटे हैं दोस्तों वो बच जाते हैं, है ना। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली आपने इस आर्टिकल को कवर कैसे करना है ना। अब आता है यहाँ पर रियलिटी, इस आर्टिकल से रिलेटेड कुछ बैकग्राउंड चीज़ें, जिसको यहाँ पर आप नोट्स के फॉर्म में लिख कर चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से क्या बात हो रही है। चलिए, बात यह है कि देखो कर्नाटका हमारे देश का दूसरा राज्य, सेकंड स्टेट बनकर आया जिसने इस तरीके से गिग वर्कर्स के लिए कोई बिल पास किया। इससे पहले राजस्थान सरकार भी गिग वर्कर्स के लिए बिल लेकर आ चुकी है। पहला क्वेश्चन यही है कि सर ये गिग वर्कर्स होते कौन से वर्कर्स हैं? गिग वर्कर्स बेसिकली वो वर्कर्स हैं जिनकी जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी बस कर रहे हैं टेम्पररी बेसिस पर, कभी भी नौकरी चली जाएगी। स्पेशली जोमेटो वाले, सबसे बड़ा एग्जांपल स्विगी वाले, जितने भी यहाँ पर डिलीवरी बॉयज़ आपको नज़र आएंगे, ये सब गिग वर्कर्स हैं। तो समझ गए हम किन की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं के कल्याण के लिए, इन्हीं की सिक्योरिटी के लिए, इन्हीं की सेफ्टी के लिए यहाँ पर यह बिल लेकर आया गया, जिसको कर्नाटका सरकार लेकर आई। और कर्नाटका हमारा देश का दूसरा राज्य बना, पहला राजस्थान है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कर्नाटका का जो ये बिल है, इसका नाम है कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल। कर्नाटका की गवर्नमेंट का मेन एम जो है इस बिल के पर्सपेक्टिव से वो ये है कि इन वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर प्रोवाइड करवाना, है ना, इनके कल्याण की बात करना, इनको एक अच्छा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। और ये कैसे होगा? इनके लिए पहले हम एक बोर्ड बनाएंगे, फिर इनका एक वेलफेयर फंड बनाएंगे, ग्रीवांस सेल बनाएंगे, इनको कोई तकलीफ है तो कहाँ पर वो दर्ज करवाएंगे वो तकलीफ, इस ग्रीवांस सेल में यहाँ पर वो अपनी परेशानियों को बताएंगे। उनको फंड देना है तो वेलफेयर फंड रहेगा, उनकी हक की बात करनी है, इनके लिए बोर्ड बनेगा। तो ये यहाँ पर इस बिल के तहत सारी की सारी जो चीज़ें वो लाई जा रही हैं। अब क्वेश्चन ये है, इस कर्नाटका बिल के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या हैं? इस बिल ने क्या मांग की है, क्या चीज़ें प्रस्तुत की हैं, ज़रा ये समझते हैं। वेलफेयर बोर्ड बना रहे हैं जैसा हमने डिस्कस किया। अब दोस्तों जो वेलफेयर बोर्ड बनकर आ रहा है, यहाँ पर हमारे कर्नाटका के लेबर मिनिस्टर भी होंगे और 2 इंपॉर्टेंट एग्रीगेटर ऑफिशियल्स, 2 गिग वर्कर्स और 1 सिविल सोसाइटी के मेंबर। ये सभी लोग मेंबर्स होंगे, जिसके बेसिस पर सब मिलकर यहाँ पर एक बोर्ड बनाएंगे जिसका नाम होगा वेलफेयर बोर्ड। ये वेलफेयर बोर्ड क्या करेगा? इन गिग वर्कर्स की मदद की बात करेगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ क्या होने वाली है? 2 लेवल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाएगा, यानी इन वर्कर्स की जो शिकायतें हैं, इनकी दिक्कतें हैं, इनकी परेशानियां हैं, उनकी सुनवाई के लिए एक सेपरेट बॉडी होगी। फिर टाइमली पेमेंट का मुद्दा रखा गया इस बिल में कि भाई जितनी भी कंपनियां हैं, जोमेटो जो कंपनी है वो अपने इन गिग वर्कर्स को डिलीवरी बॉयज़ का जो पेमेंट है
वो कह सकते हैं कि हर सप्ताह करेगी, एटलीस्ट इन वर्कर्स को इन्फॉर्म करेगी कि भाई इनका पेमेंट क्यों काटा गया। क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है ना, आपने देखे होंगे इन प्लेटफॉर्म्स पर वर्कर्स का पेमेंट काट लिया जाता है। जब वो पूछते हैं तो बताते ही नहीं है कि हाँ भाई क्यों रिड्यूस किया है। तो आपको बिना बताए तो नहीं काटना है। अगर आपने काटा है तो वैलिड रीज़न होना चाहिए, अदरवाइज ऐसे आप उनका पेमेंट डिडक्ट नहीं कर सकते। तो अगेन हो रही है ना इनकी हक की बात कि भाई इनके पास में लड़ने की एक शक्ति दी जाएगी इस लॉ के माध्यम से। फिर इनको यूनिक आईडी दिया जाएगा। जो गिग वर्कर है वो यहाँ पर एक यूनिक आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक प्लेटफॉर्म्स पर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं सोशल सिक्योरिटी ग्रीवांस रिड्रेसल बता ही चुका हूँ, उनकी परेशानियों के लिए एक अलग से बोर्ड आ जाएगा। फिर ऑटोनॉमी एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स की बात की है कर्नाटका के इस बिल ने, यानी इस बिल की मांग यह है कि हम लोग ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं गिग वर्कर्स को, है ना। कि मान लो यहाँ पे कई बार क्या होता है, ये जो कंपनी वाले हैं ये उस वर्कर से ज़्यादा काम करवा लेते हैं उसी पेमेंट में जिसमें डील हुई है। भाई अगर आपने ज़्यादा काम करवाया है, ओवर वर्क करवाया, तो उसका आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे। लेकिन कई बार होता है ऐसा कि वो एक्स्ट्रा पैसा नहीं देते, नौकरी से निकाल देंगे, इस प्रकार की धमकियाँ हो जाती हैं। तो अब ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है दोस्तों, उसके खिलाफ में एक्शन लिया जा सकता है इस पर्टिकुलर बिल के तहत। और जो कंपनी वाला होगा, जो एग्रीगेटर होगा, और इसको कह सकते हैं कि किसी भी गिग वर्कर को ऐसे रिमूव नहीं करना है। अगर वो नौकरी से निकालना चाहता है ठीक है, लेकिन उसको वैलिड रीज़न, एक ठोस कारण देना होगा कि भैया लिखित में देना होगा, भैया ये कारण है जिसकी वजह से हम आपको हटा रहे हैं। और एकदम से नहीं हटाना होगा, कम से कम 14 दिन पहले ये नोटिस देना होगा, ताकि उस पर्टिकुलर 14 डेज़ के अंदर वो व्यक्ति देख तो सके अपना दूसरा रोज़गार कि हाँ मैं यार यहाँ पे वर्क कर सकता हूँ। उसको 14 दिन पहले नोटिस मिल चुका है, अब वो अच्छे से हर एक चीज़ को मैनेज कर रहा है। समझ गए। फिर यहाँ पर इस बिल में है वर्क एनवायरनमेंट एंड सेफ्टी। बोला गया है कि जितनी भी कंपनियां हैं इसको क्या करना होगा, इन वर्कर्स की सेफ्टी के ऊपर फोकस करना होगा, एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देना होगा। ऐसा नहीं है भाई कैसे भी एनवायरनमेंट में यहाँ पर उनसे काम करवाया जा रहा है ना। फिर बात आती है वेलफेयर फंड की, तो एक प्रॉपर फंड का अनाउंस किया गया है जिसमें यहाँ पर अमाउंट इकट्ठा किया जाएगा इन्हीं कंपनीज से लेकर, इनसे एक चार्ज इकट्ठा किया जाएगा, चार्ज लिया जाएगा, ताकि इन वर्कर्स की हेल्प की जा सके। फिर अगर ये कोई कंपनियां ये सारी बातें नहीं मानती हैं जो इस बिल में प्रस्तुत की गई हैं, तो उस कंपनी के ऊपर में बेसिक पेनल्टी लग सकती है 5,000 रुपये की, और ये पेनल्टी बढ़कर 1,00,000 रुपये तक जा सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है, जब कोई कंपनी ऐसे बिल के कंडीशंस को वायलेट करेगी तो बिल में क्या क्या बातें हैं दोस्तों, आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्वेश्चन ये है कि सर ये गिग वर्कर्स होते क्या हैं? वैसे तो मोटा मोटा तो आपको बता ही चुका हूँ, चलिए थोड़ा सा डिटेल से भी समझ लेते हैं। हमारे पास में जो नियम है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इस नियम के आधार पर जो गिग वर्कर होता है वो एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि डेली बेसिस पे यहाँ पर काम कर रहा है और डेली बेसिस पे ही कमा रहा है, रोज काम कर रहा है, रोज कमा रहा है, रोज खा रहा है, ऐसे उसकी ज़िंदगी चल रही है। तो गिग इकॉनमी हमारा एक बिल्कुल फ्री मार्केट सिस्टम है, जहाँ पर एक व्यक्ति को एक एम्प्लॉयर ने बस खाली थोड़े समय के लिए उसको ज़रूरत थी, उसने हायर कर लिया, अब उसे अपनी ज़रूरत खत्म लग रही है, उसको नौकरी से निकाल देगा। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई किसी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई बोनस नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे ही आप अपनी सैलरी पे काम करते रहो और सुनते रहो एम्प्लॉयर की। तो वो दोस्तों यहाँ पर गिग वर्कर है, और ऐसे लोगों की संख्या हमारे देश में बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखेंगे तो शॉक हो जाएंगे। नीति आयोग की रिपोर्ट है 2022 की। उस रिपोर्ट का एस्टिमेशन है कि भारत में साल 2030 तक 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स भारत में प्रेजेंट होंगे। अगेन एक शॉकिंग रिपोर्ट। फिर बात आती है, इसी वजह से इनके सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इनकी सुरक्षा करने की ज़रूरत है। मेन इकॉनमी इनके ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो हमें ज़रूरत है कि इन गिग वर्कर्स को एक सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाएं। अब वो ज़रूरत क्या क्या है दोस्तों, पहले ये समझ लेते हैं। ज़रूरत इसलिए है इस बेनिफिट को देने की क्योंकि यहाँ पे तुरंत कभी भी जब मन चाहे इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है, नौकरी से निकाल दिया जाता है, इनकी बिना कोई सुनवाई करे। तो कम से कम इन पे हक तो हो लड़ने का कि भाई मुझे नौकरी से क्यों निकाला, रीज़न तो दो मुझे कि मेरी गलती क्या थी, है ना। थोड़ा उनको सपोर्ट मिले, कोई डर ना रहे अंदर से कि हाँ भाई मैं कभी भी नौकरी से निकल जाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, जवाब वगैरह कुछ भी, है ना। तो एक डर नहीं रहेगा इंसान में, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहेगा वो। तो पहली चीज़ यहाँ पर ये ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है ऐसे लॉज की या ऐसे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स की। दूसरा है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। भाई वो जो व्यक्ति काम कर रहा है, रोज़ कमा रहा है, रोज़ खा रहा है, उसकी कोई जॉब सिक्योरिटी भी तो होनी चाहिए ना, कि हाँ भाई आपकी जॉब सिक्योर है, उसकी टेंशन कम हो जाएगी। अभी उसे ये पता है कि यार मेरा कोई दूसरा रास्ता नहीं, मुझे काम करना पड़ रहा है मजबूरन, और उसके बाद भी मेरी जॉब सिक्योर नहीं है, कभी भी वो मुझे बैठा देता है घर पे। तो ये एक दिक्कत है।
इससे यहाँ पर दोस्तों एक इनकम इनसिक्योरिटी भी यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इस वजह भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करवाने ज़रूरी हैं, ताकि वो जो व्यक्ति है दोस्तों उसको सपोर्ट मिल सके। फिर तीसरी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। भाई गिग वर्कर्स जो होते हैं ना, इनको किसी भी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, तो कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए इनको। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आप दूसरे मेडिकल एक्सपेंसेस, मान लो कोई चोट वगैरह लगती है आपकी कंपनी के अंदर में आपका ही काम करते हुए, तो आप मेडिकल एक्सपेंसेस प्रोवाइड करवा सकते हैं, उनकी हेल्थ का तो ध्यान रख ही सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फिर इसलिए भी ज़रूरत है ऐसे बिल लाने की या ऐसे स्कीम्स लाने की। फिर है लेवल प्लेइंग फील्ड। भाई क्या होता है यहाँ पर कोई भी प्रकार की प्रोटेक्शन, जैसे मैं बोल रहा हूँ बार बार वही पॉइंट है कि प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही है, और कई बार उनसे बड़ी बुरी कंडीशन में काम करवाया जाता है। हीट वेव्स की कंडीशन हमने देखी, बरसात हो रही खतरनाक, उसमें भी जोमेटो वाले ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, या कितनी भी गर्मी हो वहाँ पर भी वो ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपना वर्क कर रहे हैं। तो वर्किंग कंडीशन भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है, ना ही उनको प्रॉपर उसका मुआवजा कंपनसेशन दिया जा रहा है। इसलिए ऐसे बेनिफिट्स की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी इनको मिल सके, घबराएं ना, क्योंकि इन्हें पता है भाई काम कर रहे हैं, रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, ना ही आज का पता, ना ही कल का पता, और ना ही यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद का पता, कब रिटायर होंगे ये भी नहीं पता, या ज़िंदगी भर काम करना है। ऐसा फ्यूचर देखते हुए दोस्तों काफ़ी परेशान है। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए फाइनेंशियल सिक्योरिटी देनी भी ज़रूरी है, इसलिए इन नियम की ज़रूरत है। तो आपको नीड समझ में आ गया कि ऐसे बेनिफिट्स की क्या ज़रूरत पड़ गई गिग वर्कर्स को। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है दोस्तों, ठीक है ज़रूरत तो समझ गए, लेकिन क्या हम प्रोवाइड करवा रहे हैं? नहीं, क्योंकि दोस्तों यही बेनिफिट्स इन गिग वर्कर्स को प्रोवाइड करवाने में बहुत सारी चुनौतियां हम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हमारे पास में। यानी अगर एक बार कंपनी चलो फिर भी सोच भी ले, या गवर्नमेंट बिल ला रही है सोच भी ले एक बार को कि इनको सपोर्ट किया जाए, तो उन सपोर्ट प्रोवाइड करवाने में कुछ दिक्कतें हैं। हाँ, नो डाउट उन दिक्कतों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन दिक्कत है क्या ज़रा ये जान लेते हैं। पहली दिक्कत है क्लासिफिकेशन एंड एक्सेस फ्लेक्सिबिलिटी। कहने का मतलब है जो ये गिग इकॉनमी है दोस्तों, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं है, कहने का मतलब है। यहाँ पे जो गिग वर्कर्स है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो डिमांड्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स हैं। आज काम कर रहे हैं यहाँ पर, कल दूसरी जगह पर, है ना, तो ऐसे डेटा सही से कलेक्ट नहीं हो पाता। दूसरी दिक्कत है फंडिंग एंड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप पुराना सोशल सिक्योरिटी सिस्टम देखेंगे तो वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड किया करता है, यानी थोड़ा सा पैसा जो नौकरी कर रहा है उसका थोड़ा सैलरी से काट के रखा जाएगा, और थोड़ा सा यहाँ पर जिसने रोज़गार दिया है वो अपनी साइड से कंट्रीब्यूट करेगा, उसके बेसिस पर एक अच्छा फंड प्रोवाइड करवा सकेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गिग इकॉनमी में दिक्कत यह है कि जो वर्कर्स हैं वो अक्सर सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से फंडिंग मैकेनिज्म को लेकर आ पाना ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, कैसे इसको मैनेज किया जाए। हमारे पास प्रॉपर डेटा ही नहीं है इन गिग वर्कर्स का, जिस तरीके से यहाँ पर इसमें, क्योंकि इस जॉब में ही बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहती है। फिर बात है कोऑर्डिनेशन एंड डेटा शेयरिंग की। प्रॉपर तरीके से डेटा शेयर करना, या इन गिग प्लेटफॉर्म्स जितने भी ये कंपनियां हैं इनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना पाना, ये बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता नहीं है। तो कोई हमारे पास में, अगेन क्या बात है, जितने सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लगातार चेंज हो रहे हैं, तो हमारे पास में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। कैसे हम ये सारा डेटा कवरेज कर पाएंगे, कैसे हम इन सब प्लेटफॉर्म्स को आपस में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, तो आपस में खुद कंपटीशन में लगे पड़े हैं, समझ गए। फिर एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे जो गिग वर्कर्स अगर आप देख पाएंगे तो ये पूरी तरह से उनको अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास में अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना, एक अच्छी एजुकेशन इनको देना, ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगेन ये काम भी लागू करना, इस तरीके से उनको ट्रेनिंग एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये भी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि ये सेक्टर बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। इसको काउंटर कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर एक स्टेट कुछ करना चाह नहीं रहा है, केवल कुछ ही स्टेट्स जो इस प्रकार के स्टेप्स उठा रहे हैं। तो राजस्थान के बाद कर्नाटका दूसरी सरकार बनकर आया जिन्होंने इस प्रकार का बिल पास किया। अब यहीं पर राइटर एक्सप्लेन करते हैं कि भाई हमें और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, व्हाट कैन बी डन टू एंश्योर सेफ सिक्योर ऑफ गिग वर्कर्स। हम और क्या क्या कर सकते हैं इनकी सिक्योरिटी को देखते हुए। तो पहला कदम उठाया जा सकता है कि भाई जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020, ये जो नियम है इनको अच्छे से लागू करना, क्योंकि यहीं पर इस वाले नियम में गिग वर्कर्स को लेकर कुछ प्रोविजंस, कुछ प्रावधान हैं जो कि राज्यों को बनाने चाहिए या इम्प्लीमेंट करने चाहिए, लेकिन राज्य सरकार वो कर नहीं रही है। तो इसको यहाँ पे सरकार को उठाना होगा, इस नियम में से गिग वर्कर्स के ऊपर स्पेशल फोकस करना होगा। यानी कहने का मतलब वही है ना जो हर बार बोलता हूँ
कानून हर चीज़ का है, लेकिन उसको लागू करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। फिर दूसरा यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख पाएंगे क्या किया जा सकता है, जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको बढ़ाइए। जिसने रोजगार दिया है इन गिग वर्कर्स को, उनकी जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा, है ना, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं। ऐसा ना हो कि वो अपने वर्कर्स को पूरी तरह से कह सकते हैं कि इग्नोर ही कर दें। भाई कंपनी जो हैं कई बार क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय के साथ में भेदभाव कर रही होती हैं। किसी को ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे हैं, किसी को कोई बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, तो आपको इक्वल बेनिफिट देने होंगे, ये यहाँ पर बोला गया। फिर एक और काम कर सकते हैं, वो है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। सरकार को यहाँ पे आना होगा आपकी बार। एजुकेशन और ट्रेनिंग के अंदर में जो पैसा है वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, स्पेशली इन गिग वर्कर्स के लिए, ताकि इनकी जो स्किल्स है वो यहाँ पर इंप्रूव की जा सके। इनके पास में कुछ और दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हों कि हाँ ये नहीं तो मैं ये कर सकता हूँ। इनके अर्निंग पोटेंशियल बढ़ेंगे, वो बढ़ेंगे स्किल्स के माध्यम से ही। फिर बात आती है गवर्नमेंट सपोर्ट की, तो ये काम किया जा सकता है। यहाँ पर हमारी राज्य सरकार ही नहीं, क्योंकि अभी तो राज्य सरकार कदम उठा रही है, राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार को भी आना होगा। सेंटर और स्टेट, केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को आपस में मिलकर दोस्तों कोलैबोरेशन करना ज़रूरी है। इन गिग प्लेटफॉर्म्स, जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, चाहे जोमेटो स्विगी, ऐसे बतेरे प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे, सबको साथ में आना होगा। लेबर ऑर्गेनाइजेशंस को साथ में आना होगा। इन सबको साथ में मिलने के बाद में दोस्तों कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में क्रिएट करनी होगी। इस प्रकार के बेनिफिट्स के ऊपर काम करना होगा और इनको मिलकर लॉस बनाने होंगे कि हाँ भाई हम किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि यही गिग वर्कर हैं जिनकी वजह से हम चल रहे हैं आज के समय पर, हमारी इकॉनमी में बड़ा कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं। तो इनको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी बनती है, समझ गए। अब कई सारी स्कीम्स है दोस्तों, जैसे आयुष्मान भारत जैसी जो स्कीम्स है, वैसी आप स्कीम्स लेकर आ सकते हो। यहाँ पे गिग वर्कर्स को अच्छा खासा फ़ायदा प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर बात आती है इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स को अडॉप्ट करना, ये भी एक अच्छा कारण है, वो अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। कहने का मतलब है ऐसा नहीं केवल भारत में गिग वर्कर्स हैं, गिग वर्कर्स दुनिया भर में कई सारे देशों में हैं, लेकिन वो देश अपने वर्कर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हम सीख ले सकते हैं ना। एक जैसे फॉर एग्जांपल यूके की बात करेंगे तो यूके का अपना खुद का मॉडल है, जहाँ पर उन्होंने गिग वर्कर्स को एज अ वर्कर कैटेगराइज कर रखा है। वो कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं, भेदभाव नहीं कर रहे हैं किसी के साथ में, क्योंकि जब वो वर्कर ही कैटेगरी में आ जाएगा तो उनके लिए एक मिनिमम वेज, एक मिनिमम वेतन कह सकते हैं कि टारगेट बना रखा है, उसको डिक्लेयर कर रखा है कि भाई इतना तो उनको दिया जाएगा, और ये हॉलीडेज़ मिलेंगी, और रिटायरमेंट के बाद ये बेनिफिट्स मिलेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा, ये सब प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग। और ऐसे ही बिल्कुल दोस्तों जो सिमिलर बेनिफिट्स है वो इंडोनेशिया भी दे रहा है। इंडोनेशिया एक्सीडेंटल, हेल्थ और डेथ इंश्योरेंस ही प्रोवाइड करवा रहा है। तो हम तो कुछ भी ज़ीरो दे रहे हैं, ज़ीरो, तो उस चीज़ को तो कम से कम इम्प्रूव करना होगा ना। तो कि यहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, उस व्यक्ति को यहाँ पर काम करने में लगे, हाँ ठीक है यार हमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल रहा है इस जॉब में। तो ये दोस्तों यहाँ पे पर्टिकुलर सिनेरियो आज के समय पर गिग वर्कर्स को लेकर देखने को मिल जाता है। समझ गए अच्छे से, पूरा का पूरा मामला क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे आपके लिए एक प्रश्न है, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में है कि इसको अच्छे से सुनना, आज का मेंस का क्वेश्चन यहीं से आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन यह है, डिस्कस द नीड एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी फॉर गिग वर्कर्स इन इंडिया। जो आज हम सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने की बात कर रहे हैं अपने गिग वर्कर्स को, उसको प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत क्या है पहले तो ये बताना है, और प्रोवाइड करवाने में दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं फिर ये बताना है। साथ ही साथ में आपने ये भी हाईलाइट करना है कि भाई कौन कौन से जो स्टेप्स हैं जो केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लिए हैं इस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को इम्प्रूव करने को देखते हुए, तो ये भी आपने शेयर करना है। तो एक बार हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी बढ़िया से पढ़कर एक अच्छा सा आंसर लिख सकें। क्वेश्चन है, भारत में गिग श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने से जुड़ी आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा करें। साथ ही इस संदर्भ में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डालें। ठीक है, तो अच्छे से आंसर लिखने के बाद में आपको सबमिट कहाँ पे करना है, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करना है। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से दोस्तों कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है,
चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है, ठीक है। यूके का पूरा इशू क्या है ना, वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नीति आयोग ने क्या बोला है, कब तक कितने मिलियन वर्कर्स हो जाएंगे, ठीक है, तो समझ गए ना। तो ये यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके एडिटोरियल के हो गए, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए, इसको मिलाकर हमने एक बढ़िया सा आर्टिकल तैयार कर लिया, उसको एक्सप्लेन कर लिया और साथ ही साथ में मेंस क्वेश्चन भी लिख लेंगे। हो गया तैयार एडिटोरियल। चलिए आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। ये वाला टॉपिक हमारा जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। बात हो रही है अनप्रिंसिपल अलायंसेस के बारे में, इंडिया नेपाल के बारे में। अभी इंडिया नेपाल के बारे में पहले थोड़ी देर में रुक के बात करेंगे। पहले स्पेशली हम नेपाल के बारे में दोस्तों डिस्कशन कर लेते हैं, आखिरकार मैटर क्या चल रहा है, जरा इस बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों नेपाल के अंदर में जो इनकी पार्लियामेंट है उसमें टोटल 275 मेंबर्स हैं। अब 275 मेंबर्स में काफ़ी सारे मेंबर्स चाहिए हमें सरकार बनाने के लिए, लेकिन होता यह है कि जो अभी नेपाल के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पुष्प कुमार दहल, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से आते हैं। तो ये अभी दोस्तों ट्रस्ट वोट हार गए। हुआ ये कि रिसेंटली यहाँ पे ये बोला गया कि भाई इनके पास में फुल मेजोरिटी है या नहीं है, इसको चेक किया जाए। जैसे चेक किया गया दोस्तों, यहाँ पे केवल 63 लोग इनके फेवर में आए। 193 ऐसे थे जो इनके अगेंस्ट में गए। कितने? 193 की नहीं भाई, यहाँ पे हम नहीं चाहते प्रधानमंत्री हो, हम यहाँ पर इनके साथ में नहीं है, ऐसा सिनेरियो देखने को मिला। तो इससे सीधा यहाँ पर इनके वोट्स और इनकी जो सरकार है वो गिर गई, क्योंकि यहाँ पे जो मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस है उसको लूज़ कर गई है। अब फिर यही क्वेश्चन ये उठ रहा था कि भाई अब कौन सरकार चलाएगा, अब नेपाल का कौन प्रधानमंत्री बनेगा। नेपाल की सरकार बहुत अनस्टेबल देखने को मिली पिछले कुछ सालों में। वैसे 2020 में ये पुष्प कुमार दहल जो है प्रधानमंत्री बनकर आए थे। अभी के समय पर दोस्तों नए जो प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो हैं केपी शर्मा ओली। तो केपी ओली जो है, इनका नाम है खदका प्रसाद ओली, ये नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं और ये वापस से बन चुके हैं। यानी पहले दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे, उसके बाद ही मिस्टर दहल बने। अब दोस्तों यहाँ पे वापस फिर से केपी शर्मा ओली आ चुके हैं। अब जो केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के, ये हमारे लिए सही बात नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है चलिए आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत नेपाल के संबंध को भी पढ़ना ज़रूरी है, स्पेशली पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ये आर्टिकल हमारे इतना काम का नहीं होगा जितना इंपॉर्टेंट अब मैं आपको साथ में जो डेटा शेयर करूंगा वो होगा। लेकिन दोस्तों मेक श्योर करना, वापस याद दिला रहा हूँ, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्लीज़ प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट होता है यार दोस्तों, आप सभी अचीव करवा सकते हैं, है ना। ज़रूरत है इसलिए यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर वीडियोज़ की रीच बहुत कम हो चुकी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अपने इस पर्टिकुलर पहले मैप की। तो ये आपको नेपाल देखने को मिलेगा। नेपाल से भारत के कई सारे राज्य हैं जो बॉर्डर्स को शेयर करते हैं, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर यहाँ पर मतलब देखने को मिलेगा चाइना के साथ में भी शेयर करता है। तो चाइना का एक बहुत बड़ा बॉर्डर नेपाल से लगता है, जो आपको यहाँ पर एग्जैक्टली दिख रहा है। भारत की कौन कौन सी जगह हैं जो नेपाल के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं, तो वो है दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की एक लंबी चौड़ी बाउंड्री लगती है, देन भूटान हो गया, इधर यहाँ पर आप देख पाएंगे वेस्ट बंगाल की बाउंड्री हो गई, इधर सिक्किम हो गया। ये वो राज्य हैं दोस्तों जो नेपाल के साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। अरे मैंने भूटान बोल दिया क्या? भूटान तो इधर है, ये बिहार है यार, सॉरी माफ़ करना यार, भूटान इधर है, मैंने देखा इधर और बोल इधर दिया बिहार। चलो कोई बात नहीं, होता रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब नेपाल हमारे लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम नहीं चाहते कि चाइना का एक्सपेंशन नेपाल में बिल्कुल भी हो। रीज़न, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा भाई। श्रीलंका में जिस तरीके से चाइना ने अपना एक्सपेंशन किया, लेकिन हम इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। रोक इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि चाइना ने प्रोजेक्ट लगाने शुरू कर दिए नेपाल में। चाइना अगर यहाँ अगर बैठेगा तो वो हमारे लिए हमारे बॉर्डर्स पर सिचुएशन को ख़राब करेगा, जैसे उसने यहाँ पर अक्साई चीन में किया है, गलवान वैली में, जैसे यहाँ पर उसने यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की साइड किया हुआ है ना। अब दिक्कत यह है कि अभी के समय पर जो यहाँ के प्रधानमंत्री थे, कौन, यहाँ पर जो दहल की साहब की बात हो रही है, पुष्प कुमार दहल, तो ये जो दहल प्रधानमंत्री हुआ करते थे ये प्रो इंडिया थे, इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा काम किया करते थे। लेकिन अभी के समय पर जो केपी शर्मा ओली नए प्रधानमंत्री बनकर आए हैं ये प्रो चाइना है, चाइना के सपोर्ट में है ये। तो चाइना को ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देंगे, ऐसा अनुमान है, इजाज़त देंगे भैया आइए प्रोजेक्ट लगाइए। हमारे लिए सिनेरियो ख़राब होगा दोस्तों, जबकि इंडिया ज़्यादा सपोर्ट करता है नेपाल को एज़ कम्पेयर टू द चाइना। लेकिन चाइना मौके का फ़ायदा छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल उठाएगा। तो ये कंसर्निंग सिचुएशन है, देखते हैं फ़िलहाल के लिए क्या होता है। फ़िलहाल के लिए फटाफट पहले हम
भारत और नेपाल के संबंध के बारे में ज़रूर से पढ़ लेते हैं दोस्तों। इंडिया नेपाल दोनों आस पड़ोसी देश हैं, इनके स्पेशल बॉन्ड्स हैं, फ्रेंडशिप देखने को मिलेगी, पीपल टू पीपल रिलेशंस बहुत मजबूत है। कई सारे लोगों की नेपाल से शादी हुई भी है इंडिया की, और नेपाल से इंडिया की शादी हुई, मतलब कई सारे लोगों ने इस तरीके से शादी कर रखी हैं। फैमिलीज़ के काफ़ी ज़्यादा बढ़िया संबंध है, कनेक्शंस बहुत मजबूत हैं, कल्चर एक जैसा है, तो इस चक्कर में रिलेशंस मजबूत हैं दोस्तों। नेपाल 1850 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है भारत के साथ में, भारत के स्पेशली 5 राज्यों के साथ में। ध्यान रखना, भारत के 5 राज्य हैं जो नेपाल के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं। क्वेश्चन बन सकता है, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। और फिर ध्यान रखिए 1950 में इंडिया नेपाल के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप को भी साइन किया गया था। इसकी वजह से जो रिलेशन है, जो संबंध है भारत नेपाल के बीच में, वो और मजबूती से एक्सपांड होते हुए नजर आए। अब दोनों देशों के इकोनॉमिक कॉपरेशंस की बात होती है, व्यापार के मामले में किस तरीके से रिलेशंस हैं। तो दोस्तों इंडिया जो है नेपाल का एक बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमने नेपाल में कर रखे हैं, तो नेपाल को बढ़िया इन्वेस्टमेंट भारत से मिलता है। नेपाल का 2/3 जो व्यापार है वो केवल भारत की मदद से हो रहा है। इंडिया नेपाल के बीच में कई सारे और भी एग्रीमेंट हुए हैं, ट्रीटी ऑफ ट्रांजिट, उसके अलावा ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इस प्रकार के एग्रीमेंट्स हुए हैं दोस्तों नेपाल और भारत के बीच में, जिसकी वजह से व्यापार लगातार बढ़ता चला गया। फिर केवल व्यापार ही नहीं, उसके अलावा दोनों देशों के बीच में डिफेंस कॉपरेशंस भी आपको नजर आएंगे। डिफेंस कॉपरेशंस की जब बात आती है दोस्तों, तो यानी कि दोनों देशों की जो आर्मी है वो आपस में मिलकर वर्क कर रही होती है। इवन इंडिया ने लगातार नेपाल आर्मी को सपोर्ट किया है। नेपाल को इक्विपमेंट सप्लाई हम करते हैं, उनकी आर्मी को ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। दोनों देशों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट अभ्यास होता है, ध्यान रखिएगा, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। भारत और नेपाल की मिलिट्री के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है सूर्य किरण। क्या नाम है? सूर्य किरण। एक इंपॉर्टेंट अभ्यास है दोस्तों जो दोनों देशों के बीच में होता है रोटेशनल बेसिस पे। 2023 में यह हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। समझ गए? ये हो गई डिफेंस रिलेशंस की बात। फिर है दोस्तों कल्चरल कॉपरेशंस की बात। तो जो भारत की एम्बेसी है नेपाल में, वो नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट है, लुम्बिनी वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था नेपाल में। तो लुम्बिनी और साथ ही साथ में यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपको बताया, भारत की जो एम्बेसी है इनके बीच में कई सारे कोलैबोरेशंस हुए हुए हैं, है ना, जहाँ पे इंडिया नेपाल कल्चरल फेस्टिवल्स का उद्घाटन भी किया गया था लुम्बिनी में दिसंबर 2023 के अंदर में, जिस फेस्टिवल के माध्यम से दोनों देशों के जो कल्चर हैं, ट्रेडिशंस है, वापस में शेयर हुए। इतना ही नहीं, दोनों देशों के बीच में कई सारी नदियों को लेकर अग्रीमेंट्स हुए हुए हैं, वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट जिसको बोलते हैं। उस एग्रीमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कोशी अग्रीमेंट, 1954 में किया गया था, इसमें कुछ बदलाव करे गए 1966 में। फिर गंडक अग्रीमेंट गंडकी नदी को लेकर है, 1959 में यहाँ पर किया गया। ये इंपॉर्टेंट नदियों को लेकर एग्रीमेंट दोस्तों करे गए हैं। फिर ऐसे ही यहाँ पे महाकाली ट्रीटी आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे महाकाली नदी का जो पानी है वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे दोनों देश, कहीं पर भी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट होने देंगे, उसको लेकर यह अग्रीमेंट किया गया था। फिर दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर्स खुले हुए हैं दोस्तों, आप जा सकते हैं, बीच में चेक पोस्ट आता है, थोड़ी चेकिंग होती है, उसके बाद आप एंट्री कर पाएंगे। ठीक है, मैं खुद कई बार जा चुका हूँ। फिर बात आती है यहाँ पर, इंडिया जो है ये लगातार नेपाल को हर चीज़ में सपोर्ट कर रहा है। जैसे तेराई रीजन जो है नेपाल का निचला वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर रोड्स को अपग्रेड करना, उसमें इंडिया सपोर्ट कर रहा है। क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाई जा रही है, जोगबनी, विराटनगर, फिर जयनगर, बर्दीबास, इस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर जो रेल लिंक्स हैं वो तैयार हो रही हैं। इंटीग्रल चेकअप पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे, वो बनाए जा रहे हैं अलग अलग लोकेशंस पर। नेपालगंज में भैरावा बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, कई बार गया हूँ, मेरे जाने की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे पोर्ट्स वगैरह हैं तो उस चक्कर में हेल्प मिल जाती है। एयरपोर्ट्स, केवल पोर्ट बोलना सही नहीं होगा क्योंकि नेपाल खुद लैंडलॉक कंट्री है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर है विराटनगर, फिर बीरगंज, ये जो जगह है आपको वो नज़र आएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चेक पोस्ट वगैरह भी बनाए गए हैं। फिर बात आती है कि इंडिया बहुत सारी जो बिजली है वो भी यहाँ पर नेपाल को एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट किया था हमने 2021 में भी। अब बात आती है, दोनों देशों के जब संबंध इतने अच्छे हैं, हमें दिख रहा है यार एक जैसे कंट्रीज़ हैं, क्या खराबी है, फिर क्या दिक्कत है। तो दोनों देशों में दोस्तों कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। अब उन संबंधों में चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंज नंबर 1, बाउंड्री को लेकर विवाद। और ये बाउंड्री का विवाद पता है शुरू किसने किया था? केपी शर्मा ओली ने शुरू किया था। इसलिए तो बोल रहा हूँ केपी शर्मा ओली खतरनाक है। भारत और नेपाल के रिलेशंस को पीपल टू पीपल रिलेशंस खराब कर दिए थे एक समय पर, लोगों के संबंध खराब हो चुके थे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को गाली दिया कर रहे थे लोग। ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया था केपी शर्मा ओली ने अपने भयंकर स्टेटमेंट्स देकर। वही वापस से पावर में आ चुका है। अभी यहाँ पर दोस्तों बॉर्डर डिस्प्यूट की अगर हम बात करते हैं तो हुआ ये
कि इन्होंने नेपाल का एक खुद का वर्जन का मैप लॉन्च किया, और जो खुद का मैप लॉन्च किया था, खुद का वर्जन का, उसमें उत्तराखंड के कुछ हिस्से, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख, कालापानी वाला रीजन, ये भारत का हिस्सा है, भारत का उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इन रीजन्स को इन्होंने अपने खुद के मैप में दिखा लिया। ये नेपाल वर्जन मैप है, इन्होंने ये देखो टेरिटरी रेड कलर की ना, ये बढ़ा दी इधर की साइड में, जबकि असली मैप ये है, ये हिस्सा हमारा है, इन्होंने अपने मैप में दिखाया। तो दोस्तों यहीं से कई सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, चाइना का बढ़ता हुआ कदम नेपाल की साइड में। जैसे पहले भारत सपोर्ट कर रहा था टेक्निकल फाइनेंशियल असिस्टेंस, वैसे ही दोस्तों चाइना ने भी फाइनेंशियल असिस्टेंस, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाना शुरू कर दिया है। पैसों का सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कर रहा है नेपाल को, स्पेशली उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर रिसोर्स, सभी जगह पर। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी तरफ इंडिया का एक ऐसा स्टेप रहा जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, गोरखा दोस्तों इंडियन आर्मी के अंदर में बहुत लंबे समय से सर्व कर रहे हैं, लेकिन ये जो गोरखाएं हैं, ये पॉसिबिलिटी है चाइना की आर्मी को ज्वाइन कर लें, है ना? कहोगे चाइना की आर्मी को ज्वाइन कर ले, क्यों? क्योंकि भारत की जो अग्निवीर स्कीम है इसके खिलाफ में है वो, ठीक है, क्योंकि अग्निवीर स्कीम में जो एजिस वगैरह वो कम कर दी गई, कई सारी चीज़ों का बदलाव किया गया है, आपको पता ही है। तो इंडियन आर्मी में इस्तेमाल बहुत समय से है, लेकिन दोस्तों अगर ऐसे स्टेप्स उठाए जाएंगे तो यहाँ पे गोरखास हो सकता है चाइना के PLA को ज्वाइन कर लें, क्योंकि ये नेपाल से आते हैं, नेपाल से यहाँ पर इनका रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी में किया जाता है, समझ गए? तो ये रिलेशंस ऐसा भारी असर डाल सकता है। उसके अलावा फिर आती है वे फॉरवर्ड की बात, हमारे सॉल्यूशंस की बात, क्या करा जा सकता है आगे। सबसे पहले जितनी भी चिंताएं हैं दोनों देशों के बीच में, उसको एड्रेस करना हमारे लिए ज़रूरी है। अग्निवीर स्कीम जैसे कोई भी कदम है उसको फटाफट एड्रेस करो, और उसके बाद में एक ट्रस्ट, एक गुडविल मेंटेन करनी ज़रूरी है। फिर दूसरा यहाँ पे डिप्लोमेटिक डायलॉग, समय समय पर नेपाल के साथ में डिस्कशंस करने ज़रूरी हैं। बाउंड्री को लेकर जो विवाद हैं उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। अदरवाइज़ अगर विवाद आप डिस्कस नहीं करोगे, कोई मामला सुलझाया नहीं जाएगा, तो वो देश नेपाल जो है चाइना की साइड खिसकता चले जाएगा। फिर है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के अंदर में क्या किया जाता है? केवल सरकार ही नहीं, क्योंकि नेपाल के कनेक्शंस हमारे साथ बहुत अच्छे हैं, तो जितनी भी नॉन गवर्नमेंटल संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, एकेडमिक्स हैं, सिविल सोसाइटी है, वो भी नेपाल के इन बॉडीज़ के साथ में कोलैबोरेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। इससे भारत नेपाल के कोऑपरेशन में एक कह सकते हैं नया स्ट्रक्चर देखने को हमको मिलेगा। तो ऐसा काम किया जा सकता है दोनों रिलेशंस को डेवलप करने के ऊपर में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेलिवेंट है। बाकी दोस्तों आज के बाकी अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो ये हमारे काम के नहीं है। समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, पॉलिटिक्स वगैरह के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ भी रेलिवेंट नहीं है। फिर आएंगे आज के पेज नंबर 8 पर। पेज नंबर 8 पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर द GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है CBI, है ना? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में दोस्तों आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। CBI का पूरा चैप्टर आज हम खत्म कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे डिटेल्स वगैरह। फिलहाल के लिए मैटर क्या है, क्यों हम ये डिस्कशन आज कर रहे हैं, ज़रा ये समझ लेते हैं। ये मैटर इसलिए चर्चा में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 10 जुलाई को वेस्ट बंगाल की सरकार का जो इल्ज़ाम है, बेसिकली उसको यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट भी किया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना यहाँ पर यह है कि जो CBI है दोस्तों, ये CBI वेस्ट बंगाल के अंदर में कई सारे केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ रही है, जबकि वेस्ट बंगाल की सरकार ने, यानी कि उनके स्टेट ने कोई भी परमिशन नहीं दी है, कंसेंट नहीं दिया है ना? तो ये यहाँ पर बोला जा रहा है, यानी वेस्ट बंगाल की सरकार का कहना है कि हम यहाँ पे परमिशन नहीं दे रहे हैं, अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, फिर भी हमारे ही स्टेट में आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे हैं। तो ज़रा इसके ऊपर सुनवाई कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर इसको थोड़ा सा हवा दे दी इस केस को। अब होता यह है कि कहोगे तो क्या ये CBI वाले जा नहीं सकते? देखिए, कोई मैटर स्टेट का है तो पहले वहाँ पर CBI को स्टेट का कंसेंट लेना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, फिर वो स्टेट में जाके उस पर्टिकुलर केसेस को रजिस्टर कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, है ना? तो यही ज़रूरी है। अब होता यह है कि CBI को, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जब बात करते हैं तो ये कोई अलग से बॉडी बनाई नहीं है। केवल एक एक्ट जो हमारे पास में बहुत पुराना एक्ट है, एक एक्ट ऐसा है दोस्तों जो देश की आज़ादी से पहले का है, उसी के तहत पावर मिल जाती है। उसमें कुछ बदलाव कर दिए गए थे आगे, जिसको बोलते हैं DPSC एक्ट, है ना? तो DPSC एक्ट का फुल फॉर्म है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। सही हो ना? एक बार चेक कर लेना। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है ये 1946 का, 1946 का। तो इसके तहत CBI काम करती है दोस्तों। CBI को पावर इसी एक्ट से मिलती है।
तो बोला यही क्या है, जब भी बात आती है स्टेट गवर्नमेंट की तो किसी राज्य सरकार का कोई केस देखना है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने से पहले राज्य सरकार से कंसेंट लेना, उनकी हाँ भरवाना ज़रूरी है सीबीआई वालों को, यही यहाँ पर बोला गया। लेकिन जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो सरकार को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी सीबीआई को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेशली एक सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, ये प्रेजेंट थे। तुषार मेहता यहाँ पर अपीयर हुए केंद्र सरकार की साइड से। इन्होंने यहाँ पर कोर्ट को बोला भी, यहाँ पे बोला कि देखिए वेस्ट बंगाल का जो ये सूट वगैरह, ये वेस्ट बंगाल इस केस को फाइल करने की कोशिश जो कर रहा है, ये एक्यूज़ कर रहा है, प्लीज़ आप इसे रिजेक्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि जो सीबीआई है वो एक प्रकार की इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या बॉडी है? यानी जो हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब है वो बोलते हैं कि जो सीबीआई है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। और इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब यहाँ पर यह है कि उसको, मतलब वो ऐसा नहीं है वो केंद्र सरकार के अंडर में या केंद्र सरकार के कंट्रोल में काम कर रही है, तो वो खुद से काम कर रही है, खुद से स्टेट के अंदर में जा रही है, स्टेट के पास इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो हमारा नाम यहाँ पर नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, वेस्ट बंगाल की सरकार अगर कुछ कह रही है कि हाँ केवल केंद्र सरकार ही ये करना चाह रही है ना, जो सरकार रूलिंग पार्टी है वो ज़बरदस्ती इस तरीके से सीबीआई को घुसेड़ ली हमारे राज्य में, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, तो ये गलत है। सीबीआई खुद इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके हिसाब से वो काम कर रही है, वो हमारे अंडर में काम नहीं कर रही। तो ये पर्टिकुलर केस चला जिस वजह से जो सीबीआई है दोस्तों, इसके ज्यूरिसडिक्शन की बात आ गई और ये पूरा का पूरा आर्टिकल छाप दिया कि भाई जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है ये क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, पावर्स क्या है, कहाँ से ताकत मिलती है, क्या बदलाव हुआ है, डायरेक्टर कैसे बनता है इसका, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। चलिए परेशान ना होइए, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सीबीआई के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म तो आपने जान ही ली है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन पुलिस एजेंसी है और यही बॉडी वो है दोस्तों जो हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या लोकपाल को सपोर्ट भी करती है, यानी उनका सहायता करती है। ये जो सीबीआई है ये काम करती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के अंडर में। यानी जब आती है बात मंत्रालय की तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवांस। जब पूछा जाएगा डिपार्टमेंट तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, डीओपी के तहत यहाँ पे सीबीआई वर्क करता है, ठीक है। और ये वो मंत्रालय है दोस्तों जो सीधा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंडर में आता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी मान लो कोई अपराध है ना, करप्शन वगैरह के, तो उस प्रकार के इश्यूज़ को यहाँ पर जो सीबीआई है वो हैंडल करता है। फिर एक बात और ध्यान रखनी है, जो इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भर की आपस में एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे दुनिया की पुलिस आपस में मिलकर कोलैबोरेट कर रही होती है, उसको बोलते हैं यहाँ पर इंटरपोल एजेंसी या इंटरपोल मेंबर कंट्रीज़। तो इंडिया का जो इंटरपोल, मतलब भारत भी इंटरपोल मेंबर है, तो इंडिया की साइड से जो रिप्रेजेंटेशन देता है इंटरपोल में वो सीबीआई देता है। भारत का जो सीबीआई है वो भारत के बिहाफ में बात करता है इंटरपोल में। कोई केस है, मान लो किसी दूसरे देश का केस है, वहाँ से कोई भाग के आ गया है इंडिया के अंदर में, तो उसका केस यहाँ पर सौंपने के लिए हमें सीबीआई जाएगा, सीबीआई इंटरपोल से बातचीत करेगा, इंटरपोल नोटिस जारी करेगा, फिर सीबीआई को वो केस सौंपेगा, समझ गए। तो इस तरीके से यहाँ पे दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम करती हैं। अब बात आती है सीबीआई के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो ये बात है समय विश्व युद्ध दूसरे की, वर्ल्ड वॉर 2 के समय पर एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट नाम की जो बॉडी है दोस्तों, ये 1941 में जो अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश इंडिया उस समय पर जो अंग्रेज़ रूल कर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर इस प्रकार की बॉडी बनाई। और ये बॉडी इसलिए बनाई गई ताकि जो भी घूसखोरी चल रही थी उस समय पर, ब्राइबरी थी या करप्शन था, उन सब चीज़ों को टैकल करना, उसको इंक्वायर करने के लिए बॉडी बनाई गई, ठीक है, 1941 में। अब बाद में क्या होता है, इसी बॉडी को भारत सरकार ने क्या कर दिया, एक नई बॉडी का रूप दे दिया कि भाई हाँ, अब हमारे देश में जो करप्शन होगा उसको मैनेज करने के लिए हम ये बॉडी बना रहे हैं। और दोस्तों इसको ताकत दी गई दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से, ठीक है, 1946 के माध्यम से सीबीआई को ताकत मिली। तो सीबीआई कोई भी स्टैचुअरी बॉडी नहीं है, इसको ताकत एक सेपरेट एक्ट से मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है कि ये अलग एक्ट से बनाया गया, तो ऐसा कोई नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक्ट से नहीं बनाया, बस खाली इसको पावर मिलती है, वो भी दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के माध्यम से। तो सीबीआई बनाने की जो मांग है वो किस कमेटी ने की थी, ध्यान रखिए, इसको बनाने की जो मांग है वो कमेटी थी दोस्तों, संथनम कमेटी। संथनम कमेटी ने यहाँ पर करप्शन को लेकर जब बात की थी 1962 से लेकर 64 के बीच में, उसी बेसिस पर सीबीआई को बनाने की मांग भी की। फिर 1963 में सीबीआई को पूरी तरह से स्टेब्लिश किया भारत सरकार ने, ताकि सीबीआई सीरियस क्राइम्स को मैनेज करेगा। भारत में करप्शन का कोई केस है या सीरियस फ्रॉड है, चीटिंग का इशू है, सोशल क्राइम है, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, प्रॉफिटरिंग हो गया, तो ऐसे मुद्दे देखेगा। और धीरे धीरे समय के साथ में दोस्तों सीबीआई की पावर्स बढ़ती चली गई। आज सीबीआई मर्डर्स के केसेस, किडनैपिंग, हाईजैकिंग, क्राइम्स,
जो आतंकवाद है, ऐसे केसेस को भी यहाँ पर हैंडल कर लेता है। और ध्यान रखिए, जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई में एक डायरेक्टर होता है। सीबीआई के डायरेक्टर अभी कौन है बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, उनका नाम क्या है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये बताइए सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किया जाता है। सबसे पहली चीज़, सीबीआई का जो डायरेक्टर होता है एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये इसका मेन काम है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना। साल 2014 तक तो जो सीबीआई डायरेक्टर है इसको इसी डीएसपी एक्ट के माध्यम से बनाया जाता था, लेकिन 2003 में दोस्तों ये जो डीएसपी एक्ट है इसको वापस से रिवाइज किया, इसमें कुछ बदलाव करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर। फिर यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी में कुछ मेंबर्स रखे गए। कौन कौन से मेंबर? उस कमेटी के अंदर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स आए, होम मिनिस्ट्री सेक्रेटेरिएट के मेंबर्स हुए, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस के मेंबर्स हुए। ये सब मेंबर्स मिलकर डिसाइड करते थे एक नाम, और वो नाम का रिकमेंडेशन सीधा केंद्र सरकार को देते थे कि हाँ भैया ये व्यक्ति है, इसको आप एज आ सीबीआई डायरेक्टर अपॉइंट कर दीजिए। ऐसे हुआ करता था अपॉइंटमेंट, बट इसमें कुछ चेंजेस हुए दोस्तों। ठीक है, फिर साल 2014 में ये चेंजेस हुआ। लोकपाल एक्ट ने एक नई कमेटी प्रोवाइड करवाई कि भाई एक कमेटी बनेगी और वही कमेटी सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट करेगी। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है वो कमेटी कैसे बनी और उसको हेड कौन करता है। तो जो कमेटी बना करेगी सीबीआई डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, उसके हेड होंगे प्रधानमंत्री, लेकिन उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन भी होंगे। ठीक है, अब पॉलिटिकल, जैसे आप देख पाओगे पार्लियामेंट में जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी, जैसे कांग्रेस की बात करेंगे, उसके लीडर ऑफ अपोजिशन जैसा भी डायरेक्टर को अपॉइंट करना हो तो प्रधानमंत्री होंगे, साथ साथ में राहुल गांधी भी जी यहाँ पे होंगे। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जज, या फिर यहाँ पे आप देख पाएंगे होम मिनिस्ट्री होगी, वो यहाँ पर अपने एलिजिबल कैंडिडेट्स को भेजेगी। तो उसके बाद में ये सब जो पूरा मैटर ये पहुँचेगा डीओपीटी के पास में, इस डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के पास में। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एक फाइनल लिस्ट तैयार करेगा और देखेगा भैया कौन सा नाम बढ़िया है ना, जिसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है करप्शन वाले केसेस लड़ने में, एक्सपीरियंस बढ़िया है, तो उस बेसिस पे यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई को अपॉइंट किया जाएगा। पहले यहाँ पर जो सीबीआई के डायरेक्टर हैं उनका 2 साल का टेन्योर हुआ करता है, केवल 2 साल तक वो सर्व कर सकते थे। लेकिन नवंबर साल 2021 में हमारे प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंसेस यहाँ पर प्रस्तुत किए, जिसमें केंद्र सरकार को ये अलाउ किया कि वो डायरेक्टर का, जो सीबीआई का डायरेक्टर है बेसिकली, उसका टेन्योर बढ़ा सकते हैं। और केवल सीबीआई का ही नहीं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के भी जो डायरेक्टर होते हैं इन दोनों का टेन्योर 2 साल से बढ़ाकर 5 साल कर सकते हैं। इस प्रकार का प्रपोजल 2021 में आया। लेकिन दोस्तों करंट समय पर बताया यह भी जाता है कि जो हमारी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कई सारी चुनौतियां, कई सारी चैलेंजेस से गुजर रही है। जैसे पहला चैलेंज है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। सुप्रीम कोर्ट क्रिटिसाइज कर चुका है सीबीआई को, केज पैरेट का नाम दे चुका है कि भाई ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में घुस जाती है। जहाँ पर पॉलिटिकल सपोर्ट यहाँ पर इनको मिल रहा होता है उसी के पक्ष में काम कर रही होती है। दूसरा जो इल्ज़ाम है सीबीआई के ऊपर में वो है डिलेड इन्वेस्टिगेशन। भाई जो भी यहाँ पर मामला है उसमें ये बहुत समय लगा देते हैं इन्वेस्टिगेशन करने में, उसकी तहकीकात करने में, तो ये भी एक सीरियस चैलेंज है। तीसरा चैलेंज है लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी। कहने का मतलब है यहाँ पर कि जब समय लग जाता है बहुत, और समय लगने के साथ साथ दोस्तों कई बार, क्योंकि हम लोग ये विश्वास करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, भाई ये केस है, बहुत गंभीर केस है, सीबीआई को सौंप दो, इसका हल निकलेगा ही निकलेगा। कोई क्राइम हुआ है, सीबीआई भाई पता लगाएगा ही लगाएगा मुजरिम कौन है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने बोला ना, एक तो इन्वेस्टिगेशन डिले हो जाती है, ये इशू है। दूसरा, कुछ केसेस इतिहास के ऐसे पड़े हैं जहाँ पे सीबीआई फेल हो गया है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी, फिर संत सिंह चटवल का केस, सबसे इंपॉर्टेंट बोफोर्स स्कैंडल हो गया, हवाला स्कैंडल हो गया, यहाँ पे सीबीआई फेल हो गया दोस्तों। सीबीआई इन केसेस को मैनेज नहीं कर पाया। उसके अलावा सबसे भयानक 2008 का जो नोएडा डबल मर्डर केस था आरुषि तलवार का, इसको भी सीबीआई पता नहीं लगा पाया, सीबीआई इसकी जांच पूरी कर ही नहीं पाया। अभी तक पता ही नहीं चला आरुषि तलवार का मर्डर किसने किया था। ये केस मेरी मम्मी ने बहुत समय पहले मुझे बताया था। इसकी मतलब जो स्टोरी है, बस केस 2008 का ही है, तो बहुत समय पहले की बात कर रहा हूँ मैं। मम्मी ने यहाँ पे पूरी स्टोरी सुनाई थी। ठीक है, बहुत भयानक मर्डर हुआ था आरुषि तलवार का, शायद गर्दन वगैरह काट दी गई थी आरुषि तलवार की। आरुषि तलवार को उसके पिता ने मारा, किसने मारा पता नहीं चला आज तक, क्योंकि कई सारी जगह पर पता चलता है कि पिता ने मारा है, लेकिन कुछ जगह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। स्टार्टिंग में जो इल्ज़ाम लग रहा था वो ये था कि आरुषि तलवार को जो मारा है उसके घर के नौकर ने मारा है। लेकिन दोस्तों जिस दिन आरुषि तलवार को मारा गया था उसी दिन ही घर के नौकर को ही मार दिया गया था, लेकिन उसकी लाश छत पे पड़ी थी।
तो इस तरीके मतलब खैर वो दूसरी चीज़ है, आप सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं। ऐसे भी कुछ केसेस है जहाँ पर सीबीआई नहीं पता लगा पाया मुजरिम कौन है, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर इशू होगा नहीं होगा। फिर एक और समस्या है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि सीबीआई को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से बाहर रखा गया है। तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर, पब्लिक के प्रति यहाँ पर जो सीबीआई है वो जवाबदेही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको हक मिलता है सरकार से सवाल पूछने का राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम से। आरटीआई फाइल करो, सरकार जवाब देगी उसका। लेकिन भाई इसमें से सीबीआई से नहीं पूछ सकते आप क्वेश्चन, समझ गए? तो यहाँ पर पब्लिक के प्रति ये जवाबदेही नहीं है। दूसरी लिमिटेड पावर्स जैसे अगर आप देख पाएंगे स्टेट वगैरह में, तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में पहले उनको कंसेंट लेना पड़ता है, राज्य सरकार का अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद ही वहाँ के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे कई सारे लिमिटेशंस हो जाते हैं सीबीआई के पास में। तो दोस्तों ये बात हो गई हमारे सीबीआई की। तो ये था आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल गई होगी। पॉलिटी, इकॉनमी, इंटरनेशनल रिलेशन हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सबके पीछे का बैकग्राउंड डेटा कवर करवाया मैंने आपको। चलिए आते हैं वर्ड ऑफ द डे के ऊपर में। आज का वर्ड ऑफ द डे क्या है? वो है कास्टिगेट। कास्टिगेट का मतलब क्या होता है? टू क्रिटिसाइज, यानी किसी की आलोचना करना, निंदा करना, या स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको अपोज करना कि भाई मैं तुम्हारे सख्त खिलाफ हूँ। ठीक है, तो निंदा या तीव्र या विरोध करना, कठोर दंड देना, कड़ी आलोचना करना, ये सब की जगह हम कास्टिगेट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों कास्टिगेट वर्ड का यूज़ करके फटाफट बताओ, नीचे एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस बनाना ज़रूरी है, जब तक सेंटेंस नहीं बनाओगे तब तक ये वर्ड कवर करना बेकार है। फटाफट सेंटेंस बनाओ नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था कि बताइए हनीबल डायरेक्टिव, ये जो टर्म है रिसेंटली न्यूज़ में देखने को मिला है, इसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल के अंदर में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के तहत दोस्तों यहाँ पर यह टर्म यूज़ हुआ है हनीबल डायरेक्टिव। तो ध्यान रखिएगा, ये सही इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। एक कंट्रोवर्शियल मिलिट्री प्रोटोकॉल है जिसको इजराइल की डिफेंस फोर्स यहाँ पर यूज़ करती है, जिसका मेन इंटेंशन है इजराइल के सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना, स्पेशली जो एनिमी फोर्सेस हैं, दुश्मन की जो फोर्सेस हैं, वो इजराइल के सोल्जर को कैप्चर ना करने, उससे बचाने के लिए जो टर्म है ये बेसिकली लेकर आया गया है। ये कुछ प्रोटोकॉल्स या कुछ गाइडलाइंस हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन है इजराइल में। चलिए आगे आते हैं और करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।